जय हिंद दोस्तों। A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम यूपी पॉलीटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए ग्रुप ए के छात्रों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की है वो सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों हमने ऑलरेडी आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर के आप किसी भी प्लेलिस्ट से वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये क्लास। हमारा आज का पहला प्रश्न है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ अ काल्फेज इंक्रीज्ड फ्रॉम 127 डिग्री सेंटीग्रेड टू 527 डिग्री सेंटीग्रेड द एनर्जी इमिटेड विल बी। यानी कि जब एक कृषक पिंड का ताप 127 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 527 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाता है तब उत्सर्जित ऊर्जा क्या हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक फार्मूला नोट करवा देना चाहता हूँ। ये फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी कई बार बता चुका हूँ। देखिए फार्मूला आपका होता है E1/E2 इज इक्वल टू, आपको उत्सर्जित ऊर्जा ही ज्ञात करनी है, तो E1/E2 इज इक्वल टू T1/T2, T1 इज T1 पावर 4/T2 पावर 4। इस फार्मूले को आप अभी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इस प्रश्न को इसी फार्मूले पे सॉल्व करने वाले हैं। आपका फार्मूला ये है कि E1/E2 इक्वल टू T1 का पावर 4/T2 पावर 4। ठीक है, अब इस फार्मूले पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू, दोस्तों T1 और T2 का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में मान दिया हुआ है, पर इसे जब आप 273 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका केल्विन में तापमान चेंज हो जाएगा। तो देखिए जब आप यहाँ पर 127 प्लस 273 पावर 4 करेंगे और बाई में यहाँ पे 527 प्लस 273, ठीक है, पावर 4 करेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आपका E1/E2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ऊपर 400 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 400 हो जाएगा और बाई में यहाँ पर इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 800। ठीक है, 400/800 और दोनों के पावर आपका 4 तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे 400/800 है। ठीक है, यहाँ पर E1/E2 इक्वल टू 400/800 और दोनों के पावर आपका 4 है। दोस्तों पेन और कॉपी को लेकर ही बैठें, जितने भी मैं आपको प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ इसको नोट करते चलिए। जब आप इन दोनों को अंदर ही अंदर काटना चाहेंगे तो आपका होगा कि आपका इन दो जीरो को हम काट सकते हैं और 4 को जब आप 8 को डिवाइड करेंगे तो आपका 2 में जाएगा, यानी कि 1/2 आपका बचेगा और इसके पावर आपका 4 तो है ही। जब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपका 1 का तो 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 के पावर 4 का मान 1 ही होगा, और 2 के पावर 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16, यानी कि E1/E2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/16। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं E1/E2 इक्वल टू 1/16, यानी कि अगर हम E2 का मान निकालना चाहें, E2 इक्वल टू आपका 16 E1 आ जाएगा, यानी कि जो तापमान होगा E2 का जो तापमान होगा ना, जो E2 का तापमान होगा वो E1 के तापमान का 16 गुना आधा होगा। और वहीं अगर हम E1 का तापमान देखना चाहें तो E1 का जो तापमान होगा वो E2 की तुलना में 16 गुना होगा। तो आपको यही पूछा हुआ है 16 गुना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा 16 गुना, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आई थिंक हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका पूरा निश्चित रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये प्रश्न कोई भी इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, 100% आपका ये प्रश्न जो है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ बॉटम ऑफ अ सिमिलर फोर्स रन्स 10 मीटर इन 5 to 0, द रेशियो ऑफ द बॉडी ऑफ द फोर्स इज। एक समान बल के अधीन कोई पिंड
5 सेकेंड में 10 मीटर चलता है, बल का पिंड के भार में अनुपात क्या होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी इसी सेम फार्मूले पे देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको इस फार्मूले में आपको जो जो दिया हुआ है वो लिख लेना है, और इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो फार्मूला आप जानते ही होंगे। तो इसी फार्मूले पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो S जो है, S यानी कि जो 10 मीटर यहाँ पे दूरी दे दी हुई है, तो इसका तो मान हमको दे ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 10 रख लेते हैं। और 10 इज इक्वल टू U जो है, इसका मान हमारा जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक जो चाल है, प्रारंभिक जो है वो 0 दिया हुआ है, तो इसको हम 0 मान के चलेंगे। जब इसको हम 0 रखेंगे U का मान, तो T का मान ऑलरेडी 0 हो जाएगा। 0 प्लस यहाँ पे आपका हाफ हो जाएगा, और हमको A यानी इसका पिंड का भार में अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम A रख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे F भी रख सकते हैं आप, हैं ठीक है, अपने समझने के आधार पे आप कुछ भी यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे आपका हाफ GT स्क्वायर भी होता है, हाफ AT स्क्वायर भी होता है, और हाफ FT स्क्वायर भी होता है। और इंटू में T का जो मान हमारा है वो 5 है, 5 ही सेकेंड है ना, तो यहाँ पे 5 जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 इक्वल टू आपका हो जाएगा 25A, और यहाँ पे A का जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो A का हमने मान निकाला है 0.8। दोस्तों आप ये फार्मूला तो जानते ही होंगे, P इक्वल टू M इंटू A, और एक होता आपका है F इक्वल टू M इंटू A, ये भी जानते होंगे। तो P इक्वल टू M इंटू भी लिख सकते हैं, और P इक्वल टू M इंटू G भी आप लिख सकते हैं। तो इसी पे हम इसका बल का पिंड के भार के समान अनुपात निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम P/mg लिख दें तो इसके मान में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका P इक्वल टू MA भी था और P इक्वल टू MG भी था। तो P1/P2 हम कर रहे हैं, तो P हम MG तो लिख ही सकते हैं, इसके मान में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इक्वल टू आपका M इंटू A होता है, तो यहाँ पे A का मान हमने निकाला था, कितना निकाला था, 0.8 निकाला था। और बाई में अगर हम यहाँ पे P इक्वल टू MG रखें तो यहाँ पे आपका M तो हो ही जाएगा, और यहाँ पे G का जो मान होता है वो 9.8 होता है, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका M से M जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका बचा क्या, P/mg, और P/mg इक्वल टू आपका हो जाएगा, जब 0.8 को 9.8 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4/49। जब आप इसे ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो आपका 4/49 के अनुपात में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा हुआ है कि बल का पिंड के भार के अनुपात में क्या अनुपात होगा, तो जो हमारा अनुपात होगा वो 4 और 49 का होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा 4 और 49, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आई थिंक आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द टच कंडीशंस आर इन द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, निम्न में से कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वायु में ध्वनि तरंगे जो हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तरंगे कुल 2 प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी, एक आपकी होती है अनुदैर्ध्य जो कि कुछ इस प्रकार से चलती हैं, और एक आपकी होती है अनुप्रस्थ तरंगे जो कि सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करती हैं। तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आया तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हैं, प्रकाश की किरणें। दोस्तों प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो सदैव अनुप्रस्थ रेखा में चलती हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो प्रकाश कहीं भी मुड़ता नहीं है, पर अगर वो किसी छिद्र से या फिर किसी मार्ग से अगर घुस के जा रहा है, मान लीजिए एक छिद्र है, यहाँ से अगर प्रकाश गुजर रहा है तो ये अपनी मार्ग से बाहर निकलते समय इस प्रकार फैलता हुआ प्रतीत होता है, पर वो अपनी मार्ग से बिल्कुल भी मुड़ता नहीं है। तो ये प्रकाश किरणें हैं, ये अनुप्रस्थ किरणें होती हैं। दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। 200 वाट एंड 100 वाट बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 220 वोल्ट पावर सप्लाई, द पावर कंज्यूम्स बाय द विल बी अप्रोक्सीमेटली, यानी दो आपके 200 वाट तथा 100 वाट के बल्ब हैं जो कि श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत प्रदाय या परिपथ से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा शक्ति खपत यानी कि P का मान आपको ज्ञात करना है, वो कितनी होगी लगभग में। तो
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों आप एक फार्मूला जानते होंगे, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये फार्मूला आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। जब आप इस प्रश्न में देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, इसमें आपको वाट, यहाँ पे 2 बल्ब का वाट दिया हुआ है। तो पहले बल्ब का जो आपका वाट में है इसका शक्ति, वो आपका पहले का तो 200 वाट है, और अगर P2 का देखें तो वो 100 वाट है। इसके साथ साथ आपको भी का मान दिया हुआ है। भी का मान जो दिया हुआ है 220 वोल्ट है, जो कि दोनों के लिए ही समान होता है। तो आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको भी का मान भी दिया हुआ है और पी का मान भी दिया हुआ है। पर दोस्तों इस फार्मूले में देखेंगे तो आपको इसमें आर का मान निकालना होगा। तो जब आप इस फार्मूले को मॉडिफिकेशन करेंगे इसमें, तो जब आप आर इक्वल टू लिखेंगे तो आपका भी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। इस फार्मूले पे जब आप इसे अक्षांतर पक्षांतर करेंगे तो आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इसी फार्मूले पर यानी कि आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी पे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम P1 का मान लेंगे। P1 का जो मान है वो आपका 200 वाट है, और भी जो है वो 220 वोल्ट तो है ही। तो यहाँ पे अगर हम R का मान निकालना चाहें तो R इक्वल टू भी का मान आपका 220 वोल्ट है, तो 220 इंटू 220, क्योंकि वी स्क्वायर है, बाई पी का जो मान है P1 का मान वो आपका 200 है। दोस्तों यहाँ पे आपका 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और जब 2 से इसको काटेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। और जब 11 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का जब 22 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 दूना 22, और 11 दूना 22 23 24, यानी कि 242 आ गया आपके आर प्रतिरोध का मान पहले बल्ब के लिए, 242 ओम। ठीक है, इसको याद कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए। 242 जो आया है ये पहले बल्ब के लिए प्रतिरोध आया हुआ है। अब हम इसी प्रकार इसी प्रकार आर इक्वल टू R2 का मान निकालेंगे। R2 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P2। इसी प्रकार हम दूसरे बल्ब का निकालेंगे, तो दूसरे बल्ब के लिए जो वोल्ट है वो 220 वोल्ट ही होगा, 220 वोल्ट ही होगा। वी स्क्वायर तो 220 इंटू 220 बाई P2 का जो मान है वो 100 वाट है। तो यहाँ पर भी सेम वही क्रिया होगी, और आपका जो R2 का मान आएगा वो 22 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 आ जाएगा। यानी कि आपका R1 और R2 दोनों का ही मान निकल चुका है। आपका जो R1 का मान था वो आपका आया था, कितना आया था? 242, और हमने R2 का जो मान निकाला है वो आपका है 484। दोस्तों प्रश्न को पढ़िए तो दो बल्ब आपके 200 वाट और 100 वाट के बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। क्या क्रम में जुड़े हुए हैं? यहाँ पे श्रेणी क्रम में। तो जब हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहें तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी हम दोनों के मान को जोड़ देंगे। जब आप R1 और R2 को जोड़ेंगे तो आपका टोटल जो आएगा वो आपका आ जाएगा 726 ओम। ठीक है, आप जोड़ के देख लीजिएगा, आपका इतना ही आएगा। तो यहाँ पे टोटल जो रेजिस्टेंस का मान आ गया वो 726 ओम आ गया। अब आपको प्रश्न में पूछा हुआ है कि उनके द्वारा शक्ति खपत लगभग कितनी होगी। शक्ति खपत यानी कि पी का मान आपको ज्ञात करना है। तो फाइनली आपको पी का मान फिर से ज्ञात करना है। तो पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, मैंने आपको सबसे पहले शुरू में ही ये फार्मूला बताया था। तो वी का मान आपका 220 वोल्ट, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 220 इंटू 220 बाई आर का मान आपने अभी निकाला था और वो आया था आपका 726। दोस्तों आपका प्रश्न जो है वो सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपको पी का मान ही ज्ञात करना है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 220 इंटू 220 बाई 726 आपका 100% करेक्ट आंसर आएगा। तो चलिए इसको हम आपको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब इसे डिवाइड करना चाहेंगे तो आपका 22 को जब डिवाइड करेंगे नीचे को, तो 22 एकम 22, और आपका 22 तियाँ 66, और 22 तियाँ 66 आपका पूरा कट आउट हो जाएगा, और नीचे ऊपर आपका 10 बचेगा और 220 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 220 इंटू आपका एक जीरो बचा हुआ है बाई 33। ठीक है, इतना आपका बचा हुआ है। तब जब आप 2200 को 33 से डिवाइड करेंगे, 2200 बाई 33 करेंगे, तो इसे जब आप कट आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 66 आएगा, और ये 66 जो आएगा आपका वही आंसर होगा वाट में। आपको पी का मान निकालना था यानी शक्ति निकालना था, तो 66 वाट ये हमारी शक्ति आएगी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा बिल्कुल
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, 2200/33 करके देख लीजिएगा, आपका 66 वाट ही आएगा। The color of the sequence primary made by the precession from the sun is the most frequent color in the color of the order। सूर्य के प्रकाश से प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग कौन सा होता है। दोस्तों बहुत ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन आपसे, इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला तो ये हुआ कि सूर्य के प्रकाश से प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग कौन सा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर पूछे तो यहाँ पे आप लगाएंगे करेक्ट आंसर बैगनी रंग, यानी कि सूर्य के प्रकाश में प्रिज्म द्वारा जो रंग गुजरते हैं तो उसमें बैगनी रंग की जो आवृत्ति होती है तरंग की, वो सबसे अधिक होती है। पर दोस्तों यहीं पे अगर पूछ लिया कि सबसे कम आवृत्ति वाला रंग कौन सा होता है, तो वहाँ पे आप लाल कलर सही करा के आएंगे। तो इससे 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। जब भी आपको सर्वाधिक पूछे तो आप बैगनी लगा कर आएंगे, और अगर आपको सबसे कम पूछे, ये नहीं बल्कि सबसे कम आवृत्ति पूछे किस रंग की होगी, तो वो होगा लाल रंग का। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाट एवर वेव लेंथ ऑफ अ रे इज इन द वैक्यूम 6000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम में इन एनी मीडियम, द मीडियम इज द रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी इन द वैक्यूम ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में एक किरण की तरंग दैर्ध्य जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, किसी माध्यम में 4000 एंगस्ट्रॉम है, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। प्रकाश का जो निर्वात में वेग दिया हुआ है यानी चाल दिया हुआ है वो 3 × 10⁸ पर मीटर पर सेकेंड होता है, ये तो आप जानते ही हैं। दोस्तों इसके लिए आप एक अभी फार्मूला नोट करिए, म्यू नॉट इज इक्वल टू VA/VM। इसी फार्मूले पे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप VA की जगह पर लिखना चाहें तो n × λ लिख सकते हैं, λA/n × λM। ठीक है, तो यहाँ पर n जो है वो आपका क्या है, आवृत्ति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका म्यू नॉट इक्वल टू, आपको अपवर्तनांक ज्ञात ही करना है, तो म्यू को ही अपवर्तनांक से लिखते हैं। तो म्यू इक्वल टू आपका जो पहली जो किरण है उसका अपवर्तनांक है 6000 एंगस्ट्रॉम, और जो दूसरा है दूसरे माध्यम में वो है आपका कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम। कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे दोनों का अनुपात ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो माध्यम का अपवर्तनांक भी आसानी से ज्ञात हो जाएगा, यानी कि म्यू का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे? यहाँ पे इसको इससे काट देंगे, इसको इससे आपका बचा 6/4, और यहाँ पे इसको 2 से काट दीजिए तो 3/2 आ जाएगा, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ये आपका अपवर्तनांक। यानी कि अगर माध्यम में अपवर्तनांक की बात की जाए तो वो आपका 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन से मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आई थिंक आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2 सॉलिड सेल्स आर ऑफ इक्वल लोड, द डेंसिटीज ऑफ देयर सबस्टेंस हैव 27:8 रेशियो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ देयर पेजेस इज, आपको ज्ञात करना है। 2 ठोस गोले बराबर भार के हैं, उनके पदार्थों के घनत्वों में 27:8 का अनुपात है, उनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए तो 2 ठोस गोले जो हैं वो समान भार के हैं। क्या हैं? समान भार के हैं। गोले का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 4/3πr³, क्योंकि दोनों के ही जो भार हैं वो समान है, तो 4/3πr³ इक्वल टू 4/3πr³। यहाँ पे आप R1 पहले को मान लीजिए और दूसरे गोले को R2 मान लीजिए, तो यहाँ पे आपका 4/3πr⁴ इक्वल टू 4/3πr² हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोनों के घनत्वों का जो अनुपात है वो 27 और 8 का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे 4/3
और 4/3 तो सामने सामने है, तो ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे पाई को पाई से भी काट सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो आपका बचा क्या? आपका बचा R1 क्यूब इक्वल टू R2 क्यूब। यहाँ पे आपका जो R1 है, आपका जो यहाँ पे R1 है उसका मान है आपका 2। यहाँ पे आपका 27 और 8 का अनुपात है, 27 और 8 का दोनों के घनत्व का अनुपात है। यानी अगर आप R1 क्यूब और R2 आपका दोनों का समान है तो इसको आप इस मान को कैसे रख दें कि दोनों का मान इक्वल आए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे 3 का क्यूब लिख दें, यहाँ पर आप 3 का क्यूब लिख दें इक्वल टू यहाँ पे आपका 2 का क्यूब लिख दें, तो आप देखेंगे कि 3 का जो क्यूब होता है वो 27 के बराबर होता है और 2 का जो क्यूब होता है वो 8 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका R1 क्यूब इक्वल टू R2 क्यूब जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाता है। दोस्तों पृष्ठों के बीच अगर क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 4πr1 स्क्वायर बाई 4πr2 स्क्वायर होता है। ये तो आप जानते ही हैं। पृष्ठों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है गोलों के लिए वो 4πr स्क्वायर होता है। तो दोनों का अनुपात ज्ञात करना है तो 4πr1 स्क्वायर यहाँ पे बाई 4πr2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपने R1 और R2 का मान निकाल लिया है क्योंकि हमने 3 का क्यूब किया था और इक्वल टू हमने किया था 2 का क्यूब। तो हमारा जो R1 का मान आएगा वो क्या आएगा? 3 आ जाएगा और R2 का मान आएगा हमारा क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। हम आपको बहुत ही धीरे धीरे समझाते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे 4πr1 स्क्वायर बाई 4πr2 स्क्वायर होता है। तो 4π इक्वल है। ठीक है, हम पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं ना, तो 4π इक्वल है तो दोनों को काट देते हैं। और R1 और R2 का मान हमें पता ही है। R1 का मान पता है 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना? 9। वहीं R2 का मान हमें पता है कितना? पता है 2 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा कितना? आएगा 4। 2 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 4। यानी कि अगर आप R1 और R2 का अनुपात ज्ञात करते हैं, यानी R1 और R2 का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना? आ जाएगा 4:9। क्या आ जाएगा? 4:9। यहाँ पे अगर ऑप्शन को मिला है तो 4:9 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हमने इस प्रश्न को काफ़ी आसानी से आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 250 फिफ्थ इन अ ट्रांसफार्मर्स प्राइमरी horoscope and 100 ingredients in its secondary horoscope. If there is a 50 hour in the second horoscope, then the primary horoscope is streams. हिंदी में समझिए, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 250 फेरे हैं तथा इसकी द्वितीय कुंडली में 100 फेरे हैं। यदि द्वितीय कुंडली में धारा 50 एम्पियर है तो प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी होगी? दोस्तों इस प्रश्न को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ये प्रश्न आपको एक प्रश्न ट्रांसफार्मर से और सेम इसी फार्मूले पे आपको 100% देखने को मिलेगा। ट्रांसफार्मर चैप्टर में खाली आपका एक ही फार्मूला है, केवल एक फार्मूला है और वो आपका है NS/NP इक्वल टू IP/IS। और अगर आपको प्रश्न में फेरों की संख्या दिया होता तो यहाँ पे आप वोल्टता अगर दिया होता वोल्ट का मान, ठीक है, तो यहाँ पे आप वोल्टेज का मान भी आगे लगा सकते थे। पर अगर आप प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न में आपको 250 फेरे यानी कि फेरों की संख्या दिया हुआ है तो हमने n ले लिया और इसके साथ साथ धारा का मान दिया हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ पे धारा का मान यानी I का लिया है। तो इस फार्मूले पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन इस फार्मूले पे सॉल्व करा रखे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको NS यानी सेकेंडरी, तो यहाँ पे सेकेंडरी जो फेरों की संख्या है वो आपका 100 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम सीधे मान रख रहे हैं, आप समझते चलिएगा। यहाँ पे NS का मान है 100/NP यानी प्राइमरी में फेरों की संख्या। तो प्राइमरी फेरों की संख्या जो है वो 250 है, तो यहाँ पे हम 250 लिख रहे हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा। इक्वल टू IP यानी प्राइमरी में धारा। तो प्राइमरी में धारा कितनी है? द्वितीय कुंडली में धारा जो है वो कितनी है? 50 है। कितनी है? 50 है। यानी कि हमको प्राइमरी में धारा का मान तो दिया ही नहीं है, प्राइमरी में तो हमें धारा ज्ञात ही करना है।
तो यहाँ पे हम IP का IP रख देते हैं और IS का जो मान है वो 50 यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे 50 हम रख देते हैं। तो इसको जब आगे आप सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करना तो काफ़ी ईजी है। यहाँ पे आपका 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ पर आप 25 को इससे काट दीजिए तो आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो हम इसे काट ही सकते हैं नीचे नीचे। तो 25 से जब आप 50 को डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका IP इक्वल टू आ जाएगा 20 एम्पियर। तो IP यानी प्राथमिक कुंडली में धारा का मान जो आएगा वो आएगा 20 एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको केवल इसका फार्मूला याद रखना है, NS/NP इक्वल टू IP/IS। अगर आपको ये फार्मूला होगा तो आप इस ट्रांसफार्मर चैप्टर से कोई भी आने वाला सवाल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन इज़ द स्टोमच, यानी न्यूटन मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है ये आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन दिया हुआ है दाब का, आवेग का, द्रव्यमान का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या बताइए कि इनमें से कोई भी मात्रक जो है वो न्यूटन का मात्रक है? तो आप कहेंगे नहीं सर इसमें से तो कोई नहीं है, न्यूटन तो बल का मात्रक होता है। F=m×a, यानी कि F यानी बल, बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। तो यहाँ पर तो आपको कहीं ऑप्शन में दाब बल दिख रहा है, तो कहेंगे सर बल तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसलिए लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 ohms एंड 12 ohms drivers have been added to the event. Their sets of such type have been added to the category order. The result of the interage combination is 8 ओम और 12 ओम के चालकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस प्रकार के 3 समुच्चयों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पूरे संयोजन का प्रतिरोध कितना होगा? दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करा रखा है, तो इसको भी आपको हम बताएंगे सॉल्व करके, ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे। दोस्तों प्रश्न को आप पढ़ते जाइए, आपको इसका आंसर प्रश्न में मिल जाएगा। 8 ओम और 12 ओम के चालकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी 8 और 12 ओम को आप सबसे पहले समांतर क्रम में जोड़ दीजिए दोनों को, और जो मान आता है उन मानों को आप 3 बार श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों जब 8 ओम और 12 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपका 1/8 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है, तो 1/8 प्लस 1/12। 12 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 24, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, यानी आपका 5/24। 1/r इक्वल टू 5/24, यानी r इक्वल टू निकालेंगे तो 24/5 आ जाएगा। r इक्वल टू 24/5 आपका ये मान आ चुका है। अब आपको यही मान को 3 बार श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ देना है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए 24/5 है, इसको आप 3 बार श्रेणी क्रम में जोड़िए, तो देखिए 24/5 प्लस 24/5 प्लस 24/5, ठीक है। इन तीनों को आप जोड़िए, तो जब इसे जोड़ेंगे तो इसका तो आपका एलसीएम जो होगा वो 5 ही आएगा, और ऊपर आपका 24 24 24 जोड़ेंगे तो आपका 72 आ जाएगा। यानी 72 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 14.4 ओम आएगा आपका करेक्ट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप लेंटिल इज 6 सेंटीमीटर इफ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन इज 25 सेंटीमीटर देन द माइक्रोस्कोप इज द मैग्निफिकेशन कैपेसिटी व्हाट इज। एक सरल सूक्ष्मदर्शी के लेंस की फोकस दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो आगे भी इनके आने के 100% चांसेस बनते हैं। दोस्तों मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जो आवर्धन क्षमता होती है इसको m से डिनोट करते हैं। तो m इक्वल टू क्या होगा? m इज इक्वल टू, आपका फार्मूला मैं बता रहा हूँ, m इक्वल टू 1 प्लस d/f होता है। ये फार्मूला होता है सूक्ष्मदर्शी के लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो m इक्वल टू 1 प्लस d/f, m इक्वल टू
1 प्लस डी बाई एफ, क्या 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है। आपको एम का मान तो ज्ञात ही करना है, एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी का जो मान है डी यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो ये आपका 25 दिया हुआ है, और बाई क्या हो जाएगा डी बाई एफ, एफ यानी फोकस दूरी, तो वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके हाथों में। कैसे, देखिए इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो 6 × 6 और 25 6 आपका हो जाएगा 31/6, 31/6। तो जब 31 को 6 से डिवाइड करेंगे, 31 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा यानी 5 और 6 5 या 30, 5.1 समथिंग आएगा आपका आंसर, और ये आपका आवर्धन क्षमता एम का मान होगा। तो एम इक्वल टू 5.1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी 5.17 सेंटीमीटर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था और कितना बड़ा दिखा हुआ है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एम इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, आपको ये फार्मूला हमेशा के लिए याद करना है, ठीक है। 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होगी। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, तो ये फार्मूला तो आप जानते ही हैं, तो इसी फार्मूले पे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो C/5 इक्वल टू F का मान जो है वो हमारा 0 है, तो 0 माइनस 32 F माइनस 32/9। दोस्तों यहाँ से आप C का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ से जब आप C का मान निकालेंगे तो आपका आएगा 17.7 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपका माइनस में आएगा। क्या आएगा, C का मान जो आएगा आपका वो आएगा माइनस में आएगा। पर यहाँ पे आपको तो ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो ऊर्जा के लिए आपका फार्मूला होता है M/S/T, ठीक है। तो आप इस फार्मूले पे भी याद कर सकते हैं, और आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप देखेंगे कि 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से, यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको दोस्तों, यहाँ पे 0 डिग्री नहीं, क्वेश्चन तो ठीक ठाक है। देखिए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है, तो यहाँ पे आपका 17.7 आएगा माइनस में, ठीक है, C का मान। तो यहाँ पर तो आपको ऊर्जा ज्ञात करना है, तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं ऊर्जा के लिए आता है आपका M/S/T। तो M का मान 1 रखेंगे, इंटू S का मान भी 1 रखेंगे, और इंटू T यानी टेम्परेचर जो है वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 17.7 क्या हो रहा है गर्म करने पर 0 से 17.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, क्योंकि हमने फ़ारेनहाइट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे मान रखा हुआ था F माइनस 32 जगह पर, तो आपका सेंटीग्रेड में मान निकल गया था। सेंटीग्रेड में जो हमारा मान निकला था वो आपका कितना आया था 17.7, जो कि माइनस में। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मान जो है वो माइनस में 17.7 आ जा रहा है। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मान जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मान जो है वो 17.7 आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप 0 में से 17.7 को घटा दें तो आपका एक्चुअल जो मान होगा वो निकल जाएगा। तो 0 माइनस 17.7 करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17.7। तो यही 17.7 जो होगा ये प्लस में आ जाएगा, जो कि आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो 17.7 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे बीच में आपका डॉट होगा, तीनों ही में यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, दोनों में ही 17.7 जो है दूसरा वाला ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आई थिंक आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना है, तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 पे हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो F का मान है ना वो हम यहाँ पे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको रख लेते हैं, तो सेंटीग्रेड में हमारा मान निकल जाता है, जो कि हमारा 17.7 आया हुआ था माइनस में, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। पर यहाँ पे हमने C का मान निकाल लिया है, तो इसका तो काम खत्म ही हो गया, इसका मान हम तो रख ही लिया है 0 डिग्री। तो C का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो हमने C का मान निकाला है 17.7 माइनस में आ रहा है, तो यहाँ से वहाँ तक ले जाने में जो ऊर्जा की खपत होगी, जो आवश्यकता होगी, वो 17.7 कैलोरी होगी।
तो आई थिंक आपको अब और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? 60 वाट, 100 वाट एंड 200 वाट हैव बीन एडेड टू द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट इन द 3 बल्ब, विच बल्ब्स जाइंट विल बी मोर। यानी कि 60 वाट, 100 वाट तथा 200 वाट के 3 बल्ब जो हैं वो श्रेणी क्रम यानी सीरीज में लगे हुए हैं, और उनका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। किस बल्ब की दीप्ति अधिक होगी, यानी कौन सा जो बल्ब होगा वो अधिक चमकेगा, अधिक प्रकाश देगा। तो आप पिछले क्वेश्चन में एक आपने फार्मूला नोट किया था, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो इसी फार्मूले पे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या है? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। पर अगर आप प्रश्न में देखेंगे तो आपको यहाँ पे वाट यानी P का मान दिया हुआ है, और यहाँ पे वोल्ट यानी V का मान दिया हुआ है, आपको R का मान नहीं दिया हुआ है, तो हमें R का मान ही निकालना होगा। तो R इक्वल टू आपका हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, इतना तो आपका फार्मूला है, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे P का मान जो है वो 60 वाट रखेंगे, एक बार आप 100 वाट रखेंगे, और एक बार आप 200 वाट रखेंगे। आप तीनों का मान बारी बारी से रखेंगे। जब आप पहले वाले का R का मान निकालेंगे रख करके, तो आपका जो भी मान आएगा उसको लिख लीजिएगा। R2 का जो मान निकालेंगे तो वो जो आएगा उसको रख लीजिएगा, और R3 का मान जो निकालेंगे वो आप रख लीजिएगा, जो भी आपका मान आएगा। यहाँ पे हम आपको सॉल्व नहीं करने वाले हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है हमारे पास। मैंने आपको पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है सेम फार्मूले पे, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका R1 और R2 और R3 तीनों का मान आपको निकाल लेना है। दोस्तों जिसका भी रजिस्टेंस सबसे कम होगा वही जो बल्ब होगा वो सबसे अधिक प्रकाशमान होगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो R1 का जो मान आएगा वो सबसे कम आएगा, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी 60 वाट की जो बल्ब होगी वो सबसे अधिक जो होगी प्रकाशमान होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या समझा? यहाँ पे आपने समझा कि जिसका भी रजिस्टेंस सबसे कम होगा वही सबसे अधिक प्रकाशमान होगा, बल्कि जिसका जो रेजिस्टेंस होगा सबसे अधिक होगा वो कम प्रकाशमान होगा। और यहाँ पे हम वाट के हिसाब से भी समझेंगे, तो जिसका वाट जो होगा वो सबसे कम होगा वो अधिक प्रकाशमान होगी बल्ब, और जिस बल्ब का जो वाट होगा, शक्ति होगी, जो जिसकी बल्ब की सबसे अधिक होगी वो कम प्रकाशमान होगा। तो यहाँ पर आपने ये समझा, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है, और आप प्रश्न के अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए आपको प्रश्न कोई ऐसा दिया हुआ है कि 10 वाट, 20 वाट और 30 वाट के बल्ब में आपको 220 वोल्ट का वोल्टेज है, तो किस बल्ब का जो प्रकाश होगा वो सबसे अधिक होगा? तो सेम उसी प्रकार 10 वाट वाला जो होगा वो सबसे अधिक प्रकाशमान होगा। अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है तो आप फार्मूले को यूज़ करिए। फार्मूला आपका है R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। यहाँ पर आप R1, R2 और R3 यानी कि 10 वाट, 20 वाट और 30 वाट को रख करके R1, R2 और R3 का मान निकाल लीजिए। जिसका भी रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे अधिक प्रकाशमान होगा, क्योंकि जब आप जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है वो धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन स्केल ऑफ द डिग्री ऑफ कैलोरीज हैज़ बीन divided into 10 parts of each centimeter length. If the windmill's airplane is to keep 0.01 centimeter, then the partners should be part of the scale. वायर कैलिपर्स के मुख्य भाग पैमाने पर प्रत्येक सेंटीमीटर लंबाई को 10 भागों में विभक्त किया गया है। यदि वार्नियर का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर रखना हो तो वार्नियर पैमाने पर भाग होने चाहिए। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत ही बड़ा लग रहा होगा पढ़ के, पर इसको आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर आपको पैमाने पर प्रत्येक सेंटीमीटर की लंबाई जो है वो 10 भागों में विभक्त करना है। ठीक है, और अल्पतमांक जो है वो 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ है टोटल। अगर आप एक भाग का जो मान निकालना चाहें तो 0.01 से अगर आप 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.01 में 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके एक भाग का जो मान आएगा वो 0.1 आएगा। दोस्तों अल्पतमांक मान ज्ञात करने के लिए वार्नियर कैलिपर्स का आपका फार्मूला होता है 0. देखिए अल्पतमांक बराबर आपका होता है फार्मूला को सबसे पहले लिख लीजिए।
अल्पतमांक वर्नियर कैलिपर्स के लिए अल्पतमांक इक्वल टू आपका होता है मुख्य पैमाने के एक भाग का मान, यहाँ पे मेन वैल्यू ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, कैलिपर्स यहाँ पे हम के लिख देते हैं, बाई किसी एक भाग का मान यहाँ पे लिखना होता है, और वर्नियर कैलिपर्स पर भागों की संख्या आपको बाई में लिखना होगा, ठीक है। नीचे आपको लिखना होगा भागों की संख्या, यानी यहाँ पे हम एन से लिख देते हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स पे भागों की संख्या। तो इसी फार्मूले पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अल्पतमांक जो है आपको दे दिया गया है 0.01 और इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ वर्नियर कैलिपर्स के एक भाग का मान जो हमने निकाला था अभी 0.1 आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0.1 लिख लेते हैं, बाई में एन का तो मान हमें ज्ञात ही करना है, और इक्वल टू इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.01 इक्वल टू 0.1 बाई एन इक्वल टू, तो देखिए एन इक्वल टू आपका हो जाएगा, जब इसे आप इधर भेजेंगे तो एन इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.1 बाई 0.01। इसमें आप ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका होगा क्या, ऊपर तो आपका 10 हो जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आपका 10 बचा, तो यही 10 जो होगा वो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। तो आई थिंक आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये हमारी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है और आपको ये प्रश्न लगाकर बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है। और आपको ध्यान दीजिए, आपको इस टाइप पे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य आएगा और आपको इसको सॉल्व करके ही आना है। हाउ मैनी परफ्यूम्स ऑफ फ्लावर बिहाइंड बिटवीन टू फ्लैट मिरर्स विल बी अपीयर इफ़ द एंगल बिटवीन द मिरर्स इज़ 44। दो समतल दर्पणों के बीच रखे फूल के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे यदि दर्पणों के बीच जो कोण है वो 44 यानी 44 डिग्री है। दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे और आपको इसमें कोण जो है वो दिया हो तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। आपको थीटा का जो मान है वो 44 डिग्री यहाँ पे दिया ही है, और इसमें आपका फार्मूला होता है एन इक्वल टू 360 बाई थीटा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं भी है ना तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। छोड़िए ये सबको, सीधे इसको सॉल्व करिए। आपको एंगल जो है 44 डिग्री दिया ही है, आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको 360 में आपको थीटा से डिवाइड करना है और -1 कर देना है। आपका करेक्ट आंसर जो भी होगा वो आ जाएगा। 360 में आप थीटा का मान रखेंगे तो 360 बाई थीटा का मान हमारा 44 है, -1 हो जाएगा। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 7.2, ठीक है। तो ये जो 7.2 होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो आप देख सकते हैं 7.2, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था हमारी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। आपको आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको प्रश्न समझ में आए हों तभी वीडियो को लाइक करें, अन्यथा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की क्लास में आपको क्या समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका पूरा आपको डाउट के साथ सारा क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।